हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग का फास्ट ट्रैक। तो अभी तक हमने प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर अपना पहला पार्ट कवर कर लिया था, जो कि हमारा था कि हमें बनाना था नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट, है ना, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ये हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर हम बात करें कि प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो है WIP इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अप्रोच, जिसके हमारे दो पार्ट आते हैं। एक है फीफो के बेसिस पर, एक है वेटेड एवरेज के बेसिस पर। तो अगर आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में रिवीजन करनी है, कभी पढ़ना है, तो पहली प्रेफरेंस हमेशा इस वाले टॉपिक को देनी है, दूसरी इस वाले को एंड तीसरी इस वाले को। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, पर ये और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक रिवीजन पार्ट, वो भी WIP इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अप्रोच का। क्या कहता है? WIP का मतलब है वर्क इन प्रोग्रेस। कहता है सिंस प्रोडक्शन इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, सिंस प्रोडक्शन इज ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, देयर मे बी अ सम इनकम्प्लीट प्रोडक्शन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। देखिए, प्रोडक्शन क्या है दोस्तों? एक कंटिन्यूअस एक्टिविटीज होती है। कंटिन्यूअस एक्टिविटी मतलब कि हर दिन लेबर आएंगे और काम करने लग जाएंगे। हर दिन लेबर आएंगे, काम करने लगेंगे। उनको इससे बात का फर्क नहीं पड़ता है कि आज 31 मार्च है और कल 1 अप्रैल है। उनको पता है कि आज 31 तारीख है, कल भी वही दिन रहने वाला है जो आज है ना। लेबरों के लिए कोई ये थोड़ी है कि आज 31 मार्च है तो कल 1 अप्रैल। वो तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से आज 31 मार्च है और कल 1 अप्रैल, साल चेंज हो जाता है, पर एक वर्कर के लिए, एक लेबरों के लिए वो चेंजेस नहीं रहता है। द इनकम्प्लीट प्रोडक्शन मीन्स दोज यूनिट विच आर नॉट 100% completed। अब इनकम्प्लीट प्रोडक्शन यूनिट क्या होती है भाई? वो यूनिट जो 100% कंप्लीट नहीं हुई है, जिस पे अभी मटेरियल कुछ लगा हुआ है, लेबर कुछ परसेंट काम कर चुके हैं और कुछ परसेंट ओवरहेड भी खर्च हो चुके हैं। WIP इज अ टर्म यूज फॉर अनफिनिश प्रोडक्ट वेटिंग टू बी कंप्लीट। तो WIP, हम ये टर्म जो है वर्क इन प्रोग्रेस, हम उस ये टर्म का यूज़ हम तब करेंगे जब हमारा जो प्रोडक्ट है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरा होने का हम उसका वेट कर रहे हैं। इट इज़ अ स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वेदर रॉ मटेरियल और नॉट फिनिश प्रोडक्ट। ना तो ये रॉ मटेरियल है और ना ही फिनिश प्रोडक्ट है। एक ऐसी स्टेज होती है WIP की, तो हम ना तो इसको ये कह सकते हैं कि भई हमारा रॉ मटेरियल है, और ना ही हम ये कह सकते हैं ये फिनिश गुड है, क्योंकि ये बीच में होता है। क्योंकि रॉ मटेरियल में कुछ परसेंट काम हो चुका होता है और फिनिश प्रोडक्ट करने के लिए कुछ परसेंट काम अभी और होना बाकी है। तो ये मिडल स्टेज में हम इसको कहते हैं WIP को। तो एक WIP के बारे में ओवरव्यू समझा आपने। क्लास के अंदर मैंने एग्जांपल दिया था कि वर्कर का टाइम, ये वर्कर है और वर्कर सुबह 8 बजे आते हैं और 6 बजे वो चले जाते हैं। 6 बजे वो चले जाते हैं। तो रोज ऐसे ही होता है, वर्कर सुबह 8 बजे आता है और 6 बजे चले जाता है। अब 31 तारीख को हुआ क्या? 31 तारीख को हुआ क्या कि हमने यहाँ पर कुछ यूनिट, जैसे कि लेट्स सपोज 1000 यूनिट हमने यहाँ पर डाली थी। 31 तारीख को वर्कर सुबह आए, उसने 100% रॉ मटेरियल डाल दिया। 1000 यूनिट पे जितना रॉ मटेरियल, उसने 1000 यूनिट बनानी थी और 1000 यूनिट पे जितना रॉ मटेरियल डालना था वो डाल दिया। उसमें उसने 50% लेबर भी काम कर दी। 50% लेबर का मतलब कि 1000 यूनिट बनाने में जितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था वो सारा का सारा डाल दिया है। एंड 1000 यूनिट बनाने में जितनी लेबर की रिक्वायरमेंट थी, उसमें से 50% लेबर ने अपना काम कर दिया उसमें। ठीक है जी। एंड 50% ओवरहेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लग गए हैं। अब देखिए, कोई भी यूनिट फिनिश गुड तभी बनेगा जब 100% रॉ मटेरियल लग गया हो, 100% लेबर ने अपना काम कर लिया हो और 100% ओवरहेड भी खर्च हो चुके हो, तब जाकर वो फिनिश प्रोडक्ट बनता है। अगर रॉ मटेरियल तो पूरा लगा दिया पर लेबर और ओवरहेड अभी आधे ही लगे हैं, तो हम इसको फिनिश प्रोडक्ट नहीं कहेंगे। तो 31 मार्च में वर्कर आए और वर्कर ने अपने 1000 यूनिट बनाना स्टार्ट करा, उसमें 100% रॉ मटेरियल लगा दिया, पर 50% लेबर और ओवरहेड ही लगे। वर्करों ने कहा कोई बात नहीं, हम अगले दिन आकर इसको पूरा कर देंगे। जो 50% लेबर लगे हैं और 50% ओवरहेड बकाया है, वो हम अगले दिन आके पूरा कर देंगे उसको। तो अगले दिन ये फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा। अब 31 मार्च से अगले दिन जब वो आए 1 अप्रैल, तो हमारे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो साल चेंज हो गया। हमारे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से साल चेंज हो गया। अब नेक्स्ट डे इन्होंने बाकी 50% काम भी कर दिया है। तो अब 1 अप्रैल को वो फिनिश प्रोडक्ट बना, पर 31 मार्च को वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं था, वो WIP कहलाएगा। तो ये पॉइंट रहता है, क्योंकि वर्कर के लिए हर दिन एक जैसा होता है, हमारे लिए वो साल चेंज होगा।
तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से 31 मार्च को हम कहेंगे कि 1000 यूनिट पर अभी क्योंकि पूरा काम नहीं हुआ है, इसलिए इसको हम वर्क इन प्रोग्रेस कहा जाएगा। समझ में आ गया? वर्क इन प्रोग्रेस तब तक कहा जाएगा जब तक 100% रॉ मटेरियल, 100% लेबर और 100% ओवरहेड तीनों खर्च ना हो जाए। तीनों ही 100% ना हो जाए तब तक इसका वर्क इन प्रोग्रेस। जब ये तीनों 100% खर्च हो जाएंगे तो फिर ये फिनिश प्रोडक्ट बन जाए। यहाँ तक सभी को समझ में आया कि ये WIP का कंसेप्ट एक्चुअली में क्या है? तो WIP को थोड़ा-सा हमने डिटेल में और समझा कि जब 100% तीनों चीज़ें खर्च हो जाएगी, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, तब हम फिनिश प्रोडक्ट कहेंगे, अदरवाइज़ वो WIP रहेगा। अब देखिए होता क्या है? अब कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन या इक्विवेलेंट यूनिट क्या है? कहता है इट मीन कन्वर्टिंग द इनकम्प्लीट प्रोडक्शन यूनिट इनटू इक्विवेलेंट कंप्लीट यूनिट। अब जितने यूनिट आपकी इनकम्प्लीट है उसको आप कन्वर्ट जब करते हो कि कितने फिनिश प्रोडक्ट में बन जाएगी, इसको हम इक्विवेलेंट अप्रोच कहते हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कहते हैं। तो समझ नहीं आया क्या है पॉइंट? समझ नहीं आया? तो मैंने कहा देखिए सर क्या होता है कि 10 यूनिट बनाने में 100 घंटे लगने चाहिए थे। ठीक है? 10 यूनिट बनाने में 100 घंटे लगने चाहिए। अब हुआ क्या कि ये 10 यूनिट एक साथ डाल दी गई। एक साथ 10 यूनिट फैक्ट्री के अंदर डाली, मैन्युफैक्चरिंग के लिए डाल दी गई। अब सब में ना 50-50 घंटे काम हो चुके हैं। अब 10 यूनिट तब फिनिश प्रोडक्ट बनी जाएगी, बनेगी जब उसमें 100 आवर काम हो चुका होगा। समझ में आ रहा है? ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो, फोकस करो कि 10 यूनिट मैंने फैक्ट्री के अंदर एक साथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए डाली। अब उस 10 यूनिट पे जब 100 घंटे काम हो जाएगा, तो वो 10 यूनिट फिनिश गुड बन जाएगा। ठीक है? पर अभी वो 10 यूनिट पे 100% 100% लेबर आवर नहीं लगे। अभी 50 आवर ही उसमें काम हुआ है। तो क्या वो फिनिश प्रोडक्ट बना? नहीं। फिनिश प्रोडक्ट तब बनेगा जब 10 की 10 यूनिट पर 100% लेबरों ने काम कर दिया। 100 घंटे लेबर काम कर चुके हैं। पर अभी लेबर ने कितने घंटे काम किए हैं? 50 घंटे काम किए। तो सर ये 10 की 10 यूनिट जो लेबर ने 50 घंटे काम किया, ये तो इनकम्प्लीट है। ये तो 10 घंटों में 10 यूनिट को बनाने में 100 घंटे लगने चाहिए थे। इन्होंने 50 घंटे ही अभी लगाए। अब ये फिनिश प्रोडक्ट तब बनेगा जब 50 घंटे और काम हो जाएँगे। तो अभी तक मैं इन 10 यूनिट को क्या बोल दूँ? वर्क इन प्रोग्रेस कहूँगा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि सोचो, ये 10 यूनिट एक साथ ना बनाकर 10 यूनिट की जगह पर 5 यूनिट बनाते। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर 10 यूनिट को बनाने के लिए 100 घंटे चाहिए, 100 घंटे चाहिए, तो 1 यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए? 10 घंटे, है ना? अगर 10 यूनिट को बनाने के लिए 100 घंटे चाहिए, तो 1 यूनिट को बनाने में 10 घंटे चाहिए। और अगर 1 यूनिट को बनाने में 10 घंटे और उन्होंने 50 घंटे काम कर लिए, तो इन 50 घंटे में कितनी यूनिट पूरी बन जाती? क्यों कितनी यूनिट पूरी बन जाती? 5 यूनिट बन जाती। समझ में आया? तो जहां आपने 10 यूनिट एक साथ प्रोडक्शन करा और उस पे 50 घंटे खर्च करे, अगर वही 10 यूनिट एक साथ ना करते हुए 5 यूनिट बनाते, तो उन्हीं 50 घंटे में वो 5 यूनिट कंप्लीट बन जाती। तो हम ऐसा कह रहे हैं, जो 10 यूनिट WIP है, वो 5 यूनिट कंप्लीटेड यूनिट के बराबर है। जितना समय आपने 10 यूनिट पे लगाया, उतना ही समय अगर 5 यूनिट पे लगाते, तो वो कंप्लीट बन जाती। तो इसलिए हम कहेंगे 10 यूनिट जो WIP है, इनकम्प्लीट है, वो 5 कंप्लीटेड यूनिट के बराबर है। दैट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन या इक्विवेलेंट यूनिट। समझ में आया या नहीं आया? याद आया वो सारी चीजें जो हमने सीखी थी? तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि इस 10 यूनिट पे कितने परसेंट काम हो गया है। 50% काम हो गया है। तो अगर आप इक्विवेलेंट यूनिट निकालना चाहते हैं, तो सीधा सीधा उस परसेंटेज को उस यूनिट से मल्टीप्लाई कर लो। लेट्स सपोज कि हमने कहा देखो 100 घंटे काम होना है, 100 घंटे काम होना है, 50 घंटे काम हुआ है, तो 50% काम हो गया है ना। तो आपने कहा 10 यूनिट है और इस 10 यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो 50% से, जो काम हो चुका है। 10 का 50% क्या आएगा? 5 यूनिट। तो हम डायरेक्टली हमारे को मिल जाएगी कंप्लीटेड यूनिट। तो जो इनकम्प्लीटेड यूनिट है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं कंप्लीटेड यूनिट से। देखिए एक्चुअली में कुछ भी यूनिट कंप्लीट नहीं हुई है, बट ये हम अपने लिए निकाल रहे हैं, अपनी कैलकुलेशन के लिए निकाल रहे हैं कि अगर 10 यूनिट इनकम्प्लीट है 50 घंटे लगाकर, अगर वही 50 घंटे में 5 यूनिट पे लगाता, तो वो पूरी बन जाती। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अप्रोच। तो कैसे करेंगे सर? एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ वर्क डन
दैट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट यूनिट। एक्चुअल यूनिट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ वर्क डन, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट यूनिट। ठीक है, एक्चुअल यूनिट कितना है और कितना परसेंट आपने काम किया, दोनों को मल्टीप्लाई करो, पता चल जाएगा इक्विवेलेंट यूनिट कितने बराबर है। क्लियर हो गया? तो सर होता क्या है, अभी तक हमने लेबर की बात करी, पर इस 10 यूनिट पे हम मटेरियल, लेबर और ओवरहेड तीनों की बात करेंगे। एग्जाम्पल देखिए सर, 10 यूनिट में काम करने पर 10 यूनिट पे अभी 100% मटेरियल लग गया है। 100% मटेरियल लग गया मतलब 10 की 10 यूनिट मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो। भाई 10 यूनिट पे जितना मटेरियल लगना चाहिए था वो लग चुका है 100%, तो मैं कहूंगा मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से 10 यूनिट मटेरियल, 10 यूनिट पे लगने वाला जो मटेरियल था वो पूरी लग चुकी है, मतलब 10 यूनिट 10 यूनिट के बराबर है। 10 यूनिट को बनाने में 50% लेबर लगी है, इसका मतलब अगर वही 50% लेबर 5 यूनिट को बनाने में लगती तो पूरी कंप्लीट बन जाती। 10 यूनिट को बनाने में 30% ओवरहेड लगा है, अगर वही 30% ओवरहेड खर्च होता सिर्फ 3 यूनिट पे तो 3 यूनिट कंप्लीट बन जाती। तो उसका मतलब ये 10 यूनिट कितने कंप्लीटेड यूनिट के बराबर है, 10, 5, 3 डिफरेंट अकॉर्डिंग टू दिस परसेंटेज। तो जब भी आपको परसेंटेज दिया हो तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके उसका परसेंटेज को मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट यूनिट निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया जी? और यही इक्विवेलेंट अप्रोच हम ओवरहेड चैप्टर में भी पढ़कर आ चुके हैं। बताइए सर, कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इसी को अब समझते हैं। मेनली जब हम डब्ल्यू आई पी को देखो, होता क्या है कि हम ये डब्ल्यू को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर जब भी आप कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं वो डब्ल्यू की कभी नहीं निकालते। आपने कभी आज तक ये देखा है कि मैं डब्ल्यू जो यूनिट इनकम्प्लीट है उसकी कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहा हूँ? नहीं सर, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हमेशा कंप्लीटेड यूनिट होनी चाहिए। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। अब ये जो टोटल यूनिट है वो कंप्लीटेड होनी चाहिए और हमारे पास अभी इनकम्प्लीट भी रहेगी, इसलिए हमने उसको कन्वर्ट किया कंप्लीटेड पे, जिससे हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल पाए। ठीक है, mainly there are two methods for valuation of work in progress, that is called FIFO method and weighted average method। तो पहले हम FIFO method के बारे में समझ लेते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये कहता है अंडर दिस मेथड द यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आर टेकन फ्रॉम बोथ ओपनिंग WIP and freshly introduced as a material as a input। The cost to complete the opening and WIP and the other completed unit are separately। FIFO method कहता है कि आपको जो कंप्लीटेड यूनिट लेनी है वो WIP से लेनी है, WIP का अलग सेपरेटली, और जो यूनिट आपने इनपुट डाला वो अलग, मतलब इनपुट जो डाला वो अलग, और WIP अगर पहले से पड़ा है तो वो अलग से सेपरेटली आपको उसका इक्विवेलेंट अप्रोच निकालना पड़ेगा। मैं आपको ये एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल से कहता है ओपनिंग WIP आपको 200 यूनिट का दे रखा है, मतलब साल के शुरू में प्रोडक्शन करने से पहले हमारे पास WIP रहा है, इसमें 50% काम हो चुका है, 30% लेबर काम हो चुका है और 20% ओवरहेड का काम हो चुका है। मुझे बताओ 200 यूनिट पर अगर 50%, 20%, 20% काम हो गया है तो इस साल हमें रिमेनिंग कराना है या जो पहले हो चुका है वो कराऊंगा? रिमेनिंग कराऊंगा ना। 50% अगर मटेरियल खर्च हुआ है तो अब बाकी कितना बचा है, 50% वो और खर्च करूंगा इस साल, तभी तो कंप्लीट होगी। 20% अगर लेबर खर्च हुआ है तो इस बार मुझे कितना कराना है, 80%, तभी तो वो कंप्लीट होगी। और 20% ओवरहेड है तो इस बार 80%। तो समझ लिए कि जब हम ओपनिंग WIP की बात करते हैं तो ये जो हमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया होता है ये पिछले साल का दिया होता है कि पिछले साल हमने इतना परसेंट काम कर दिया है, अब कितना और करना है इस साल, हम उसको डिफरेंस करके निकालते हैं। भैया 50 हो गया, 100 में से 50 माइनस करो, 50 साल करेंगे। 20 हो गया, 80 साल करेंगे। 20 हो गया ओवरहेड, फिर 80 साल करेंगे। समझ में आया? तो ओपनिंग WIP में जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया होगा उससे आप क्वेश्चन में नहीं अप्लाई करेंगे। वो डिग्री ऑफ कंप्लीशन वो है जो पिछले साल काम कर चुके हो। अगर आपको यूनिट को फिनिश प्रोडक्ट बनाना है तो रिमेनिंग जो रह गया है वो परसेंटेज अप्लाई करेंगे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो आपको कंसीडर करना है, समझना है। ओपनिंग WIP के बाद हमने 1000 यूनिट का और प्रोडक्शन करा, इनपुट डाला, रॉ मटेरियल डाला, इनपुट डाला, यूनिट बनानी है जिसमें से 900 यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब जो यूनिट कंप्लीट हो गई है उसमें मतलब 100%, 100%, 100% तीनों मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 100% लग चुके हैं। जो यूनिट कंप्लीट हो गई है वो 100% हो चुकी है, तब ये कंप्लीटेड है, इसको हमें कन्वर्ट नहीं करना।
फिर वो कह रहा है कि 300 यूनिट जो है वो अभी भी डब्ल्यूआईपी में पड़ी हुई है। वही 31 मार्च को हमने 300 यूनिट का प्रोडक्शन करना स्टार्ट करा, वो कंप्लीट ही नहीं हो पाई। सर कितना हुआ है? अगर आप देखोगे तो जो 300 यूनिट हमने प्रोडक्शन में डाला उसमें 100% मटेरियल लग गया। तो 100% मटेरियल लग गया, इसका मतलब मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 100% कंप्लीट हो गई। ठीक है? 50% लेबर लगे, 50% ओवरहेड लगे। अब जब क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की बात करूंगा तो यहाँ पर आपको डिफरेंस नहीं लेना। मुझे एक बात बताओ, ये जो 100% 50% है, ये इस साल खर्च हुआ है, इस साल इनको कंप्लीट करा है, या पिछले साल का है? सर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का मतलब क्या है? इस साल हमने यूनिट डाली थी, है ना। क्लोजिंग ओपनिंग का मतलब क्या था? पिछले साल। तो ओपनिंग में हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन में डिफरेंस देखते हैं कि हाँ कितना हो गया है और कितना और बकाया है। जो बकाया है वो इस साल करेंगे। पर जब क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की बात होगी यहाँ पर डिफरेंस नहीं देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो परसेंटेज है ये इसी साल हुआ है। अब जो उसका रिमेनिंग परसेंट है वो अगले साल होगा, नेक्स्ट ईयर। पर हम करंट ईयर की बात कर रहे हैं, समझ में आया? ये मेरा करंट ईयर है। अगर मुझे ओपनिंग दे रखा है, इसका मतलब वो पिछले साल कुछ परसेंटेज हो गया होगा, रिमेनिंग अब करूंगा तो वो डिफरेंस देखेंगे। पर क्लोजिंग अगर दे रखा है तो वो इसी साल हमने इनपुट डाला था और इसमें इतना परसेंट काम हो चुका है, 100 50 50, तो वो करंट का ही। तो क्लोजिंग में हमेशा ये वाला परसेंटेज लेंगे जो दिया होता है, ओपनिंग के अंदर जो दिया होता है वो नहीं लेते, उससे डिफरेंस निकाल कर लेते हैं, क्योंकि उतना पिछले साल हो गया। तो करंट ईयर में हमें क्या इंपॉर्टेंट है वो देख रहा है। समझ में आ गया? आओ सर। फॉर्मेटिंग कैसे होती है? दो तरीके की फॉर्मेटिंग होती है। पहला, अगर आपको डब्ल्यूआईपी में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड की अलग अलग परसेंटेज दे रखी है तो अलग अलग 3 कॉलम बनेंगे। कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग परसेंटेज नहीं दी होती, एक ही में दे रखा होता है कि देखो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड मिलाकर 80% काम हुआ है, 20% नहीं हुआ है, ऐसे। ठीक है दोस्त। चलिए, तो सबसे पहले करना क्या है, आप यहाँ पर इनपुट का कॉलम बना सकते हैं। कई सारे फॉर्मेटीज हैं, जो भी आपके मॉड्यूल में फॉर्मेट दे रखा है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने एक बेसिक फॉर्मेट लिया हुआ। तो सबसे पहले देखो 200 यूनिट का आपके पास ओपनिंग डब्ल्यूआईपी था, तो आपने यह पर्टिकुलर यहाँ पर लिख दिया कि ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 200 यूनिट का है। फिर आपने आउटपुट कितना निकलेगा? 200। कैसे? अब ये देखो कि आउटपुट 200 यूनिट कैसे निकलेगा, कि उस 200 यूनिट पे जो हमने डाला था उसमें से 50% मटेरियल कंप्लीट हुआ है। कितना परसेंट हुआ है? 50% ही मटेरियल कंप्लीट हुआ है। तो और कितना बकाया है? 50% और बकाया है। जो 50% लगाया था, जो बकाया है, अगर वो मैं 50% मटेरियल अभी रिमेनिंग है ना, 50% पिछले साल लगा चुके हैं, 50% रिमेनिंग है। वो 50% अगर मैं सिर्फ 100 यूनिट पर लगाऊं तो ये कंप्लीट हो जाएगी, ये कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब करंट ईयर में जो 50% मटेरियल अगर आप 100 यूनिट पे लगाते हैं तो वो कंप्लीट बन जाएगी। दैट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट यूनिट। 200 यूनिट में 50% लगाओगे, अगर वही 50% 100 पे लगाते हो तो वो कंप्लीट बन जाएगी। सर लेबर कितने लगे थे? 20%। लेबर कितने लगे थे दोस्त? 20% लगे थे। अब कितना बकाया था? 80%। अगर वो 80% लेबर 200 पे ना लगाकर 160 पे लगोगे तो ये पूरी 80% लेबर पे ही पूरी कंप्लीट हो जाएगी। सिमिलरली ओवरहेड की बात करें तो 80% लेबर, 20% देखो कंप्लीट हो गया था, पिछले साल लगा दिए थे 20%, इस बार और कितना लगेंगे? 80%। वो ये कह रहा है कि 80% अगर आप 200 यूनिट पे लगा रहे हो, अगर वही 80% 160 यूनिट बनाने पे खर्च करते ओवरहेड तो 160 पूरी कंप्लीट हो जाती। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। तो मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई करा है इनपुट को डिग्री ऑफ कंप्लीशन से। ठीक है। इसके बाद कह रहा 1000 यूनिट मैंने फिर से इंट्रोड्यूस करी। 200 डब्ल्यूआईपी था, 1000 इंट्रोड्यूस करी। उस 1000 में से 300 यूनिट क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी था। क्या उस 1000 में से 300 यूनिट क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी था? अगर आप देखोगे तो इधर देखो, 1000 में से 300 यूनिट क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी था। और सर 900 कंप्लीट हो गई। सर 900 मैं भी दिखा दूंगा अभी कंप्लीट कैसे। देखो पहले तो ये करो कि जो 1000 यूनिट का इनपुट था उसमें से 300 मेरा डब्ल्यूआईपी था, मैंने अलग से लिख दिया 300 यहाँ पर। ठीक है। और 1000 में से 300 गए तो 700। देखो 700 ये रहा और 200 ऊपर कंप्लीट हुई। 700 200 कितना हो गया? 900 हो गया। तो ओवरऑल 900 यूनिट कंप्लीट हुई है, जिसमें 700 जो करंट ईयर पे इनपुट डाला था वो, और 200 जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में रिमेनिंग हमने डिग्री ऑफ कंप्लीशन लगाया वो कंप्लीट हो गई। 200 और 700। अब जो 700 मेरी कंप्लीट हो चुके वो 100 100 100 ही तो हुआ। कंप्लीटेड का मतलब ये है कि उसमें 100% काम हो चुका है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का। तो 100 100 100 हो गया, 700 700 700 आ गया।
और जो 300 यूनिट WIP है उसमें मटेरियल 100 लग गया था, 50% लेबर और 50% ओवरहेड लगा। तो जैसे ही मैं इस पे डिग्री ऑफ कंप्लीशन मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा निकल कर आ जाएगा 300, 150, 150। और इस तरीके से देखा जाए तो 1200 यूनिट था, पर मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 1100 कंप्लीटेड है। दैट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट यूनिट। सारा तो इनपुट 1200 था, पर मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 1100 कंप्लीटेड यूनिट के बराबर है। 1200 इनपुट जो डाला था वो लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से 1010 कंप्लीटिव, मतलब जितने परसेंट लेबर आपने 1200 पे लगाए, अगर उतने परसेंट लेबर 1010 यूनिट पे लगाते वो कंप्लीट हो जाती। इसी तरीके से ओवरहेड भी, जितने परसेंट ओवरहेड आपने 1200 यूनिट पे खर्च करे, अगर उतने ही परसेंट ओवरहेड आप 1010 यूनिट पे खर्च करते तो ये कंप्लीट मानी जाती। दैट इज कॉल्ड। अब इन डाटा को लेकर प्रोसेस अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है दोस्त, समझ में आया? आज की क्लास में तो आप कॉन्सेप्ट सीख लो, नेक्स्ट क्लास में इसका एक क्वेश्चन करा दूंगा, तो ऑटोमेटिकली आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन भी करेंगे हम, ऐसा नहीं है आज की क्लास में सिर्फ कॉन्सेप्ट ही देख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाए, देन फिर क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे। तो बेसिकली फीफो मेथड में होता क्या है कि हम ओपनिंग WIP को एक सेपरेट डिग्री ऑफ कंप्लीशन देखते हैं, और क्लोजिंग जो हमारा इनपुट जो डाला उसका हम अलग से करते हैं। तो आपने दोनों को देखा होगा, ओपनिंग का अलग से हमने करा था और इनपुट का अलग से करा था और क्लोजिंग अलग से था। ठीक है, जब हम वेटेड एवरेज मेथड में आते हैं तो इधर तरीका अलग होता है। अब सबसे पहले ये देखो कि वेटेड एवरेज मेथड कब यूज किया जाएगा। हमेशा FIFO मेथड ही लगाया जाएगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में। हमेशा क्वेश्चन पे इस बात का ध्यान रखना, जब भी प्रोसेस अकाउंटिंग का क्वेश्चन आया और आपको दिख रहा है वो इक्विवेलेंट अप्रोच वाला है, तो FIFO मेथड ही लगेगा। पर कब लगेगा वेटेड एवरेज? जब आपको कोई चीज मिसिंग होगी। क्या? आइए सर देखते हैं। प्रोसेस कॉस्ट आर सम टाइम कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। कभी कभी प्रोसेस कॉस्ट को एवरेज कॉस्ट के बेसिस पर कंप्यूट किया जाता है। अब जरा ध्यान सुनना, देयर जब डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग WIP, सर ओपनिंग WIP की डिग्री ऑफ कंप्लीशन दी हुई थी ना पहले, कि कितना परसेंट काम हो चुका है। सर 50%, 20%, 20% दिया था ना पहले वाले क्वेश्चन में। जब ओपनिंग WIP का डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन नहीं होगा, तब आप वेटेड एवरेज मेथड का यूज करेंगे। तो बस क्वेश्चन पे अब आपको यही ध्यान देना है कि प्रोसेस अकाउंट का क्वेश्चन है, ठीक है, क्या यहाँ पर ओपनिंग WIP का डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है? अगर दिया है तो FIFO मेथड लगाना है, और अगर नहीं दिया है तो फिर वेटेड एवरेज मेथड की तरफ हमें जाना पड़ेगा। इन वेटेड एवरेज मेथड प्रोसेस कॉस्ट आर कैलकुलेट एज फ्लो। तो प्रोसेस कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है भैया? ओपनिंग WIP की कॉस्ट क्या है और इनपुट जो लगाया था उसकी कॉस्ट क्या है, ये हो जाएगी टोटल कॉस्ट। सीधी सी कहानी है, मैंने मेरा ओपनिंग WIP कितना था, उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन तो नहीं दिया, पर टोटल कॉस्ट दी होगी। तो ओपनिंग WIP की टोटल कॉस्ट कितनी है, और जो मैंने इनपुट डाला था उसकी टोटल कॉस्ट मेरी कितनी है, दोनों टोटल कॉस्ट ऊपर आ जाएगी, एंड डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि टोटल यूनिट पे कुछ यूनिट WIP भी है, और जब हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं तो वहां पर हम हमेशा कंप्लीटेड यूनिट लेते हैं, इसलिए नीचे टोटल यूनिट ना आकर इक्विवेलेंट यूनिट आएगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा कि जो WIP है उसमें 1000 यूनिट तो है WIP, पर उसमें से कंप्लीटेड सिर्फ 800 ही है, तो फिर 800 आएगा, 1000 नहीं आएगा। क्योंकि सर WIP कभी भी नहीं आता कॉस्ट पर यूनिट पर, हमेशा कंप्लीटेड यूनिट आता है, इसलिए हम इक्विवेलेंट अप्रोच का यूज कर रहे हैं कि अच्छा ये WIP है ना, इसको कितनी कंप्लीटेड यूनिट के बराबर होता, तो इक्विवेलेंट अप्रोच का यूज हम कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया? तो कुछ नहीं करना, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ WIP एंड टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट इंट्रोड्यूस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट। इक्विवेलेंट यूनिट का भी मैंने आपको चार्ट बनाकर दिखाया। ठीक है सर, अब देखो करना कैसे है। देखिए करना कैसे है, ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इधर देखिए, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको थोड़ा एडवांस में हम गए कि सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने जितनी भी ओपन WIP की कॉस्ट थी वो जोड़ दी, जितनी भी मैंने इनपुट इंट्रोड्यूस करा, जो मैंने यूनिट लगाई थी, यूनिट जो इनपुट डाली उस पर जो टोटल कॉस्ट आ रही थी वो मैंने यहाँ पर जोड़ दी। फिर टोटल कॉस्ट को जोड़ा और टोटल कॉस्ट से फिर डिवाइड कर दिया टोटल इक्विवेलेंट यूनिट से, है ना, यही करा। अब देखो यही चीज यहाँ पर भी है, पर अब यहाँ पर मटेरियल लेबर ओवरहेड डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि भैया देखो ओपनिंग WIP की कॉस्ट कितनी है मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओवरहेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है,
फिर मैंने जो कॉस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड इनपुट यूनिट इंट्रोड्यूस, जो मैंने यूनिट इंट्रोड्यूस करी उसमें लेबर कॉस्ट कितना खर्च हुआ, मटेरियल ले कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट कितना खर्च हुआ। इसके बाद कोई यूनिट अगर वेस्ट निकल जाती है और वेस्ट को हम बेचकर कुछ रियलाइज कर लेते हैं तो वो हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, उसको हम कॉस्ट में से कम करते हैं क्योंकि हम वो रिकवर कर चुके हैं। राइट, कॉस्ट शीट में पढ़ा था कि अगर कोई स्क्रैप हम रियलाइज कर रहे हैं उससे हमें पैसा मिल रहा है तो भाई वो अपनी कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे, उसको से आप रिकवर कर लेंगे। ये हमने अभी प्रोसेस कॉस्ट में भी पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो, जब हम नॉर्मल लॉस को बेचकर जो स्क्रैप आता है वो हम कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं। तो इसी तरीके से कहता है कि जब आप ये दोनों कॉस्ट जोड़ दोगे उसके बाद देखना कोई स्क्रैप रियलाइज तो नहीं हुआ, अगर हो गया है तो वो आप यहाँ से माइनस कर देना, अब ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, फिर इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड कर देना, फिर आ जाएगी कॉस्ट पर यूनिट। बताइए सर समझ आया या नहीं आया? ठीक है, नोट क्या लिखा हुआ था, जब क्वेश्चन में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया हो तो वेटेड एवरेज मेथड लगाया जाएगा। तो जब क्वेश्चन में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया होगा तब वेटेड एवरेज मेथड लगाया जाएगा। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में पिछले साल कोई काम नहीं हुआ है और 100% काम इस साल हुआ है ऐसा एज्यूम करेंगे जब डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया हो। ये 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया तो आप कैसे पता लगाओगे कि यार पिछले साल कितना काम हुआ है और इस साल कितना होगा। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में बताया हुआ था कि 50% मटेरियल, 20% लेबर और 20% ओवरहेड हो चुके हैं, तो मतलब पिछले साल ही हो चुके हैं, तो इस बार कितना होगा, 50 80 80 होगा। अब मैं कह रहा हूं कि ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया ही नहीं है, तो अब कैसे बाइफरकेशन कर पाओगे कि पिछले साल कितना काम हुआ है और इस साल कितना होगा, नहीं कर पाओगे ना। इसलिए हम एजम्पशन लेंगे यहाँ पर और हम एज्यूम करेंगे कि जो भी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है उसमें 100% काम इसी साल हुआ है, पिछले साल कुछ नहीं। इस बात को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये कब एजम्पशन यूज करनी है, ये एजम्पशन तब यूज करनी है जब कंसेप्ट लगाएंगे वेटेड एवरेज मेथड, जब डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया हो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का। और ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का जब डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया होगा तो हम एज्यूम करेंगे कि हमारा 100% काम, 100% चीज जो ओपन डब्ल्यूआईपी है वो 100% इसी साल बनाया जा रहा है, पिछले साल कुछ नहीं था। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन। देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन की तरफ आइडिया देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या था, इसका क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में ये था कि 1000 यूनिट का हमारा ओपन डब्ल्यूआईपी था जिसमें हमें ये बताया गया था कि इसका कोई भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझ गए, अच्छा ओपन डब्ल्यूआईपी दे रखा है 1000 यूनिट का और ये नहीं बताया हुआ कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर वेटेड एवरेज मेथड लगे। इस क्वेश्चन के अंदर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड अलग अलग नहीं दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में एक साथ बता रखा था कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का इतना है भाई परसेंटेज। अब हुआ क्या कि 10,000 यूनिट का मैंने इनपुट इंट्रोड्यूस करा जिसमें से 800 यूनिट मेरा क्लोजिंग स्टॉक डब्ल्यूआईपी और 100 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस। ये सब क्वेश्चन में डाटा गिवन था। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कि 1000 यूनिट का ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है, कोई भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया हुआ, 10,000 यूनिट का मैंने इनपुट इंट्रोड्यूस करा जिसमें से 800 का मेरा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी बचा और मेरा 100 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हो गया। ठीक है, अब होगा क्या कि भैया देखो 1000 यूनिट जो मैंने डाला, ये क्या, अब मैं क्या एजम्पशन लेता हूँ, मैं एजम्पशन लेता हूँ कि जो वेटेड एवरेज मेथड है उसमें जो ओपन डब्ल्यूआईपी उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन नहीं है, इसलिए वेटेड एवरेज मेथड लग रहा है। और उसमें एजम्पशन ये होती है कि 1000 यूनिट पे इसी साल 100% काम होगा, इसलिए मैंने 1000 यूनिट पे 100% लेकर यहाँ पर पूरा 1000 लिख दिया। सर ये 9000 कहाँ से आया, अभी बता रहा हूँ। देखिए 10,000 यूनिट का मैंने इनपुट इंट्रोड्यूस करा था, उसमें 3 चीजें हुई थी। पहला 1100 का नॉर्मल लॉस, 100 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस और 800 का। अब इन तीनों में मैं लेस कर दूंगा तो 10,000 में से 1100, 100 और 800 लेस करेंगे तो क्या आएगा, देखो 10,000 में से 1100, 100 और 800 लेस करेंगे तो 8,000 आया। इसका मतलब 10,000 यूनिट जो मैंने इनपुट इंट्रोड्यूस करा था उसमें से 10,000 में से 1100 का तो नॉर्मल लॉस हुआ, 100 यूनिट का एबनॉर्मल हो गया और 800 यूनिट का आपके पास क्लोजिंग डब्ल्यू। तो बचा कितना कंप्लीट है, 8,000 और 1,000 मेरा क्या है, इनपुट डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 1,000 है, तो हो गया 9,000। तो समझ लो इसको लिखने का तरीका क्या है। पहले मैं क्या करता था, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी यहाँ पर 1000 लिखता था और यहाँ पर फिर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लिखता था 1000, अलग अलग शो करता था और इनपुट इंट्रोड्यूस था 10,000 जिसमें से यूनिट कंप्लीटेड करता था 8,000। तब दोनों को अलग अलग दिखाता था मैं, है ना। पर क्योंकि ओपनिंग डब्ल्यूआईपी पे 100% इसी साल काम हुआ है और जो मैं यूनिट इनपुट करता हूँ, इंट्रोड्यूस करता हूँ, वो भी तो 100% इसी साल काम होता है। अब खुद सोचो, अगर मैं आज 10,000 यूनिट लगाऊंगा
तो आज इसी साल तो काम करूँगा, तो कुछ यूनिट तो 100% इसी साल कंप्लीट हो जाएगी। और ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में क्या जम्पशन ले रहा हूँ कि जो यूनिट का डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया हुआ है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया, इसका मतलब आप 100% इसी साल काम कर रहे हो। तो मतलब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी जो मेरे पास दिया हुआ है 1000 यूनिट का, उस पे भी मैंने इसी साल काम किया है। तो पहले मैंने ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को पूरा करा होगा, तभी जाके तो ये 8000 बनाई होगी। इसलिए दोनों को इकट्ठा लिखते हैं वेटेड एवरेज में, अलग अलग नहीं लिखते, इकट्ठा लिखते हैं। इसलिए लिखते हैं क्योंकि ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भी और जो इनपुट इंट्रोड्यूस करा है, दोनों को इसी साल आपने 100% कंप्लीट करा है। इसलिए यूनिट कंप्लीट करके एक साथ 9000 लिख देते हैं, 1000 8000 ऐसे नहीं लिखते। समझ में आया? क्योंकि 100% इसी साल काम हुआ है तो पूरी 9000 इक्विवेलेंट के बराबर है। सर नॉर्मल लॉस, पूरा का पूरा लॉस हो गया, हटा दो सर इसको। एबनॉर्मल लॉस, सर नॉर्मल लॉस का बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट नहीं करते, पर एबनॉर्मल लॉस का बर्डन कस्टमर पे सॉरी सॉरी नॉर्मल लॉस का बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट करेंगे, पर एबनॉर्मल का नहीं करेंगे। इसलिए एबनॉर्मल से यहाँ से हम हटा रहे हैं कि 100 यूनिट 100% के हिसाब से पूरा लॉस हो गया, तो 100 यूनिट और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 875% कंप्लीट हुई है। जितना कंप्लीट होगा उतना ही लोगे। तो 800 में से 75 हुआ, 25 नहीं हुआ, जो तो हो गया उसमें से 600 कंप्लीट के बराबर। मतलब क्या कह रहे हैं कि 75% खर्चा किया मैंने 800 यूनिट पे, और वो पूरी 800 इनकम्प्लीट है अभी। वही 75% खर्चा अगर आप 600 यूनिट पे करते तो ये 800 की जगह 600 पूरी कंप्लीट हो जाती। इक्विवेलेंट यूनिट के बारे में क्या है, तो 11000 यूनिट पे हमें 9700 यूनिट इक्विवेलेंट है। बस इसके बाद क्वेश्चन के अंदर हमें कॉस्ट दी हुई थी। देखो हमें कॉस्ट दी हुई था, ये डायरेक्टली हमें क्वेश्चन कॉस्ट दिया हुआ था 1,10,000, ये क्वेश्चन में गिवन था। कॉस्ट ऑफ इनपुट गिवन था, स्क्रैप हमें गिवन था, माइनस करा टोटल कॉस्ट आ गई, और टोटल कॉस्ट से इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करा 9700, तो आ गया कॉस्ट पर यूनिट। इस तरीके से सॉल्व। समझ में आया? अभी क्वेश्चन मैंने आपको कराया नहीं, मैंने एक एग्जांपल के बेसिस पर आपको ये सॉल्यूशन बताए हैं, एग्जांपल के बेसिस पर करा है। ठीक है सर, एग्जांपल के बेसिस पर। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं, इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो वेटेड एवरेज मेथड है और ये एक फीफो मेथड है, इसका एक एक क्वेश्चन करेंगे और हमारा ये चैप्टर अब रिवाइज हो जाएगा। अगला पॉइंट आता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, क्योंकि देखिए अभी उतना टाइम नहीं है कि मैं इन दोनों के एक एक क्वेश्चन करा दूं, तो नेक्स्ट क्लास में एक और क्लास लेंगे और इन दोनों के एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपको एक रिवाइज हो जाएगा कि कैसे इक्विवेलेंट अप्रोच में वेटेड एवरेज और फीफो मेथड सॉल्व करा जाए। ठीक है सर, क्लियर हो गया? तो कॉन्सेप्चुअली तो क्लियरिटी मिल गई कि किस केस के अंदर क्या करना है। एक बार अप्लाई कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्या होता है? इसमें यह होता है कि हर एक प्रोसेस अकाउंट में हम प्रॉफिट जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम हर एक प्रोसेस का, अभी तक क्या हो रहा था, मैं प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 2 अकाउंट, प्रोसेस 3 अकाउंट बनाता था, पर मैं कॉस्ट में ही ट्रांसफर करता था कि प्रोसेस 1 कहता था भाई मेरी कॉस्ट इतनी आई है, मैं आपसे रिकवर करूंगा प्रोसेस 2 से। प्रोसेस 2 कहता था भाई मेरी कॉस्ट इतनी आई है, मैं प्रोसेस 3 से रिकवर करूंगा। और प्रोसेस 3 में जो फिनिश गुड बन जाता था वो अपना प्रॉफिट ऐड करता था और कस्टमर से चार्ज कर लेता। तो सर प्रॉफिट ओरिएंटेड देखा जाए तो प्रोसेस 3 है, क्योंकि एंड देखो प्रोसेस 1 अपनी सारी कॉस्ट इससे रिकवर करेगा, प्रोसेस 2 इससे रिकवर करेगा, प्रोसेस 3 अपनी सारी कॉस्ट जोड़ेगा और उसमें प्रॉफिट ऐड करेगा। तो प्रॉफिट किसका दिखा? सिर्फ प्रोसेस 3 का दिखा ना, प्रोसेस 2 और 1 का तो प्रॉफिट दिखा ही नहीं। तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कहता है कि प्रोसेस 1 जब प्रोसेस 2 से अपनी कॉस्ट रिकवर करेगा तो कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी वो चार्ज करेगा, जिससे हम ये कर पाए कि हर एक प्रोसेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, हम कंपेयर कर पाए, हम उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर पाए। तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का कंसेप्ट ही यही है कि जब एक प्रोसेस 1 अकाउंट प्रोसेस 2 अकाउंट से अपनी कॉस्ट चार्ज करता था, अब कॉस्ट के साथ साथ अपना प्रॉफिट भी चार्ज करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी लेगा। ठीक है, तो ये आप प्रॉफिट भी लेगा और प्रोसेस 2 उस अपनी कॉस्ट के साथ प्रॉफिट भी चार्ज करेगा, प्रोसेस 3 अपनी कॉस्ट के साथ प्रॉफिट आगे जाकर बेच देगा। तो तीनों में प्रॉफिट दिखेगा और तीनों में प्रॉफिट दिखने का मतलब हम तीनों को उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर पाएंगे, इसलिए कंसेप्ट लाया गया इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर के लिए आता ही नहीं है क्वेश्चन, बट फिर भी एक बार कर लेते हैं। When one process account transfer is output to another next process account, जब एक प्रोसेस अकाउंट दूसरे प्रोसेस अकाउंट में अपने आउटपुट को ट्रांसफर करता है, वो अब कॉस्ट के साथ साथ मार्कअप भी जोड़ेगा, मतलब प्रॉफिट भी जोड़ेगा। एंड दिस प्रॉफिट मार्कअप इज नोन एज इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को क्या कहेंगे? इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कहा जाएगा कि भाई मैं यहाँ पर कॉस्ट के साथ साथ प्रॉफिट भी जोड़ूंगा, ये जब अगले में ट्रांसफर करेगा तो प्रॉफिट जोड़कर ट्रांसफर, दैट्स कॉल्ड इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इंटर मतलब अंदर ही अंदर हमारा प्रॉफिट भी चल रहा है। The main point of this concept is compute unrealized profit contained in the inventory.
तो इसका जो मेन पॉइंट है इस कॉन्सेप्ट का, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को निकालना। अनरियलाइज्ड वो प्रॉफिट जो रियलाइज नहीं हो पा रहा, हमें नहीं पता चल रहा कि प्रोसेस 1 कितना प्रॉफिट कमा रहा है, प्रोसेस 2 कितना कमा रहा है, प्रोसेस 3 में ही प्रॉफिट जुड़कर कस्टमर को बिक रहा है, क्योंकि प्रोसेस 3 में फिनिश गुड बन जा रहा है, वो अपना प्रॉफिट जोड़ा है, तो प्रोसेस 3 का तो प्रॉफिट पता चल रहा है, पर प्रोसेस 1 और 2 का नहीं पता चल रहा। इसलिए इस कंसेप्ट को लाया गया कि तीनों प्रोसेस का प्रॉफिट हमें पता चले। समझ में आया? कुछ ऐसे अनरियलाइज प्रॉफिट। देखिए अनरियलाइज प्रॉफिट का क्या मतलब है? सर देखिए, मान लो प्रोसेस 1 है, इसकी 10,000 रुपए की कॉस्ट आई, इसने हमारा 5,000 का प्रॉफिट जोड़ा और आगे जाके 15,000 में आउटपुट को ट्रांसफर कर। अब प्रोसेस 2 की कॉस्ट क्या आई? प्रोसेस 2 की पहली कॉस्ट होगी जो 15,000 रुपए का इसको मिला, वो उसकी कॉस्ट होगी। प्रोसेस 1 से जो 15,000 का मिला वो तो उसकी कॉस्ट आई, प्लस 5,000 रुपए की इसका और कॉस्ट आ गई। तो टोटल कॉस्ट इसकी प्रोसेस 2 की कितनी होगी? 20,000। 15,000 प्रोसेस 1 से जो इसको मिला, ठीक है, प्रोसेस 1 को इसने प्रोसेस 1 को पैसे दिए 15,000, तो 15,000 रुपए की ये कॉस्ट हो गई। और 5,000 इसने खुद पे खर्चा करा, उस पे कुछ प्रोसेसिंग करी, तो 20,000 की कॉस्ट हो। इसमें अपना पर्सनल प्रॉफिट जोड़ा 10,000 पे, 20,000 और 10,000 कितना हो गया? 30,000। तो प्रोसेस 3 को कितने का मिला? ये 30,000। प्रोसेस 3 को ये 30,000 का मिला, प्रोसेस 3 के लिए 30,000 की कॉस्ट हुई, उसमें अपना खर्चा करा 10,000 रुपए का। तो टोटल खर्चा कॉस्ट कितनी होगी प्रोसेस 3 की? 40,000 रुपए की। उसमें 10,000 का प्रॉफिट जोड़ा और 50,000 का बेच दिया। अब सुन लो ध्यान से, ये 50,000 रुपए का बिकेगा। जब ये 50,000 रुपए का बिकेगा तभी तो ये प्रॉफिट रियलाइज्ड होगा। 5,000, 10,000। सर अभी मान लो मैं एक प्रोसेस 1 अकाउंट हूँ, आप प्रोसेस 2 अकाउंट हो। मैंने आपको बेचा 5,000 का प्रॉफिट जोड़कर, और आपने वो प्रोडक्ट आगे बेचा ही नहीं। तो ये जो 5,000 का प्रॉफिट मैंने आपके ऊपर जोड़ा, क्या ये मैंने कमा लिया? नहीं कमाया ना। ये तो मैं तब कमाऊँगा जब आप वो फिनिश प्रोडक्ट आगे मार्केट में बेच दोगे। क्योंकि जब ये सुनो, सुनो देखो, जब ये प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा 50,000 रुपए का, तो उस 50,000 में ये कहेगा मैं अपनी 40,000 रुपए की कॉस्ट रिकवर करूँ, और 10,000 मैंने प्रॉफिट रिकवर कर लिया, तो इसने तो प्रॉफिट कमा लिया, रियलाइज़्ड हो गया। जैसे ही मार्केट में बिकेगा ये प्रॉफिट रियलाइज़ हो जाएगा, और ये 40,000 भी तो रिकवर हुआ। देखो 50 में क्या रिकवर हुआ? 50 में 40 और 10 दोनों रिकवर हुआ ना। 10 प्रॉफिट हुआ प्रोसेस 3 का, और 40 कॉस्ट हुई। अच्छा, ये 40 की कॉस्ट में, ये 40 वाली कॉस्ट में प्रोसेस 3 की तो 10,000 की कॉस्ट है, और प्रोसेस 2 से 30,000, और इस 30,000 में 10,000 प्रोसेस 2 का भी रिकवर हो गया, और इस 20,000 में 5,000 प्रोसेस 1 का भी रिकवर हो गया। इसका मतलब अगर ये लास्ट प्रोसेस 3 अकाउंट में जब फिनिश गुड बन जाएगा, अगर वो बिका नहीं, तो ये तब तक ये जितना भी प्रॉफिट है, ये जितना भी प्रॉफिट है, ये वाला, ये सारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। भाई प्रोडक्ट बिकेगा तभी तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट जो जुड़ा था वो कमाया है, वो रियलाइज्ड होगा। तो व्हेन प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड देन दिस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बिकम रियलाइज्ड प्रॉफिट। समझ में आया नहीं आया? तब तक हम इसको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहेंगे। जो प्रॉफिट प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 से चार्ज कर रहा है वो अनरियलाइज्ड है, क्योंकि ये रियलाइज तब होगा जब लास्ट में ही फिनिश प्रोडक्ट बनकर बिक जाएगा, तब सारे जने प्रॉफिट कमाएंगे। अभी के लिए अनरियलाइज्ड, अभी कमाया नहीं है, कमाएंगे जब ये बिक जाएगा आगे। समझ में आया या नहीं आया बताओ सर? फॉर्मेट देख लीजिए कैसे करते हैं इसका। इसका है वही कि भाई पहले मैं सारे खर्चे डाल दूँगा, ठीक है, उसकी कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आ गया। आप क्लोजिंग स्टॉक इधर भी लिख सकते हैं, उधर लिख लो बात बराबर है, इधर लिख लो बात बराबर है, कोई दिक्कत वाली नहीं है, ठीक है। तो क्या करा हमने, टोटल कॉस्ट ली, ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट हुआ। अब देखो, आप लेजर पोस्टिंग का रूल है, आप या तो यहाँ से माइनस कर दो या अपोजिट साइड लिख दो, बात तो एक ही है, क्योंकि टोटल करने के बाद ये भी तो माइनस करना पड़ेगा। तो लेजर अकाउंट का रूल आपको पता है कि आप टोटल यहाँ लिखकर यहाँ लिख दो क्लोजिंग स्टॉक, तब भी टोटल में से माइनस होकर नेक्स्ट प्रोसेस में आएगा बैलेंसिंग फिगर, और अब यहीं से माइनस कर दो। तो यहाँ से माइनस कर दिया, यहाँ से माइनस करा, ये आ गया टोटल, टोटल में से प्रॉफिट जोड़ा, ये रहा अनरियलाइज प्रॉफिट जो मैं कमाना चाहता हूँ, ये मैंने जोड़ दिया, और ये सारा का सारा जुड़कर नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो गया। अब अगली बार ये डाटा लेकर यहाँ लिखेंगे, ये डाटा यहाँ लिखा जाएगा इधर साइड, ये वाला डाटा अगले प्रोसेस में इधर लिखा जाएगा, फिर से उसकी कॉस्ट जोड़ेगी, फिर से क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, फिर से वो अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, फिर टोटल होगा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होगा। इस तरीके से काम होता है इसमें। देखो समझ में आया? ये मैंने क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन मिलेगा तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार ट्राई करवा दूंगा आपको, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे ये इंपॉर्टेंट नहीं है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, इसको नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट अगली क्लास में अगर समय मिला तो इसका क्वेश्चन भी एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है। तो आज मैंने आपको प्रोसेस अकाउंट के सारे कंसेप्ट खत्म करा दिए, फीफो, वेटेड एवरेज, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। कल की क्लास के अंदर हम इसके बेसिस पर क्वेश्चन कर लेंगे बुक के, एंड देन
उसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। हैव अ नाइस डे। बाय बाय एंड टेक